guys, what's up? Welcome back to ग्रेविटी सर्कल। और गाइस, पिछले वीडियो में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे और अब हम आज की क्लास में भी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने वाले हैं दैट इज हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल्स। मतलब हम लोगों ने अभी तक जो हाइब्रिडाइजेशन देखा था वो हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ एस और सिर्फ पी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन गाइस, आज हम लोग ऐसे हाइब्रिडाइजेशन की तरफ चलेंगे जिसके अंदर डी ऑर्बिटल का भी इन्वॉल्वमेंट हो। तो क्या और कैसे ये चीज पॉसिबल होती है, ये हम लोग यहां पर देखना स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम लोग यहां पर पढ़ेंगे sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। वी आर गोइंग टू स्टडी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके लिए हम यहां पर एक एग्जाम्पल लेकर आगे बढ़ते हैं और वो एग्जाम्पल होगा PCl5 का, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का। आगे बढ़ते हैं, फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, नाइट्रोजन फैमिली को बिलोंग करता है। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो ये बनेगा 1s, फिर ये बनेगा 2s, फिर ये बनेगा 2px, 2py, 2pz, और ये भी पूरी तरीके से भरा हुआ होगा। यहां पर अब आप देख सकते हो 10 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए। देन आगे चलते हैं, यहां पर आएगा इसका 3s, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आएगा इसका 3p, 3px, 3py, 3pz, और इसके अंदर भी एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ जाएंगे। और ये आपका फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लेकिन जब कभी भी मेरे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चों, जब कभी भी आप हाइब्रिडाइजेशन करो तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि आप कौन से शेल पर मौजूद हो। मेरी बात ध्यान रखना, आप कौन से शेल पर मौजूद हो। यहां पर आप लोग थर्ड शेल पर मौजूद हो। और हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा है कि जब आप लोग थर्ड शेल पर होते हो, थर्ड शेल पर कौन कौन से ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, 3s, 3p और 3d। तो यहां पर भले ही आपका और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3d ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड ना हो, आपको यहां पर 3d ऑर्बिटल लिखना पड़ेगा। 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx² माइनस y² और 3dz²। थोड़ा गुचपुच हो गया पर ठीक है, हमको यहाँ पर नाम से मतलब नहीं, हमको 3d ऑर्बिटल से मतलब है। अब यह हो गया इसका ग्राउंड स्टेट। अब यहां पर आप जरा मॉलिक्यूल पर नजर डालो। मॉलिक्यूल में एक फॉस्फोरस से 5 क्लोरीन जुड़ने चाहिए, लेकिन 5 क्लोरीन तभी जुड़ पाएंगे जब फॉस्फोरस के अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसे ही फॉस्फोरस की तरफ ये क्लोरीन बढ़ेंगे, जैसे ही फॉस्फोरस की तरफ ये क्लोरीन बढ़ेंगे और ओवरलैपिंग करने की कोशिश करेंगे या बॉन्डिंग करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले फॉस्फोरस का ये इलेक्ट्रॉन 3s से जंप करके 3dxy के अंदर जाकर बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर थर्ड शेल के अंदर 3 अलग अलग टाइप के सबशेल मौजूद हैं, 3s, 3p और 3d। और क्योंकि तीनों ऑर्बिटल्स यानी तीनों सबशेल या ये सारे ऑर्बिटल थर्ड शेल पर मौजूद हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकता है। इलेक्ट्रॉन को जंप करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन को जंप करने में कब प्रॉब्लम होगी? जब आप 3s के इलेक्ट्रॉन को कोशिश करो कि वो 4p में बैठ जाए, 3s के इलेक्ट्रॉन को कोशिश करो कि वो 4d में बैठ जाए, वो पॉसिबल नहीं होगा। 3s का इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके 3d में बैठ सकता है, बस यही पॉसिबल है। ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन आपकी एक्साइटेड स्टेट हो गई। क्या यहां तक की बात समझ में आई? अब यहां पर डिसाइड कैसे करें
कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, कितने ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट है, कितने क्लोरीन के एटम फास्फोरस से बॉन्ड होना चाहते हैं, 5। तो आप देख लो, ऐसे 5 ऑर्बिटल चूज कर लो जिनकी एनर्जी लगभग बराबर होगी। तो यहां पर मैं ये बात पक्की जानता हूं कि ये 2px, 2py, 2pz और 2s, इनकी एनर्जी बहुत कम है 3s, 3px, 3py, 3pz और 3d के मुकाबले। तो अब ये सब इनर शेल के ऑर्बिटल्स हो गए, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अच्छा, यहां पर आपको क्योंकि 5 क्लोरीन को रखना है, आपको 5 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने पड़ेंगे। तो 5 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन होंगे? एक 3s, 3 3p और एक 3d। तो ये 5 ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर आपको 5 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देंगे जिनकी एनर्जीज बराबर होगी, जिनका सब कुछ बराबर होगा, 1 2 3 4 और ये 5। और क्योंकि यहां पर एक s, 3p और एक d जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, इसका नाम हो जाएगा sp3d, 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 sp3d और sp3d। क्या बात समझ में आ गई? अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कैसे रखेंगे? इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर टोटल 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स रखना है। और इन पांचों की एनर्जी बराबर होने की वजह से हुंस ने हमें बताया था कि ऐसी कंडीशन में जब सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर हो तो पांचों में इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो हमने इलेक्ट्रॉन्स अपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो इस तरीके से आपको यहां पर मिलेगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अच्छा, अगर यहां से आपसे कोई पूछे कि s ऑर्बिटल का परसेंटेज कैरेक्टर कितना है, तो आप बोलोगे सर 3 4 और 5 टोटल ऑर्बिटल्स है, इसमें s ऑर्बिटल तो एक ही है इंटू 100, यानी 20% यहां पर s ऑर्बिटल का कैरेक्टर होगा। जब आप d ऑर्बिटल देखोगे तो d ऑर्बिटल भी एक ही है, तो 1/5 क्योंकि टोटल ऑर्बिटल 5 है इंटू 100 यानी कि 20%। तो उसके अलावा आपके पास में अब p ऑर्बिटल कितने हैं? 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, ये 20 यानी कि ये 60% आपके p ऑर्बिटल का कैरेक्टर होगा। ये होगा इसके परसेंटेज कैरेक्टर के बारे में बातचीत। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों को? तो यहां पर d ऑर्बिटल क्यों आया, 3d आया। अच्छा, काफी बच्चों के मन में सवाल आएगा कि सर क्या 3d ओवर हाइब्रिडाइजेशन में जा सकता है, एनर्जी में फर्क है? तो हाँ, एनर्जी में फर्क है, लेकिन क्योंकि तीनों एक ही शेल के हैं, तीनों एक ही शेल को बिलोंग करते हैं, ये भी 3 को, ये भी 3 को, ये भी 3 को, इसलिए इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होगी या बहुत हल्का सा चेंज होगा। और हल्का सा चेंज हमारे हाइब्रिडाइजेशन में चलता है। हाइब्रिडाइजेशन में बहुत ज्यादा बड़ा चेंज नहीं चलता। जैसे आप यहाँ के 2s को हाइब्रिडाइजेशन में नहीं ले जा सकते, क्योंकि यहाँ के 2s का इस 3d के साथ, यहाँ के 2s का यहाँ के 3p के साथ एनर्जी में बहुत गैप है। तो अचानक से यहां से आप 2p उठा के मिक्सिंग नहीं कर सकते। मिक्सिंग सिर्फ आस पड़ोस वालों की होगी जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट बराबर हो, शेप अलग अलग चलेगा। क्या बात समझ में आ गई? क्या इतनी चीज के अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम? चलिए, अभी जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, अब ये जो 5 ऑर्बिटल्स है, ये अपने आप को नेचर में किस तरीके से अरेंज करेंगे देखते हैं। देखिए, ये हो गया पहला sp3d ऑर्बिटल, ठीक है, ये हो गया दूसरा sp3d ऑर्बिटल, ये हो गया तीसरा sp3d ऑर्बिटल, ये हो गया चौथा sp3d ऑर्बिटल, और जो पांचवा sp3d ऑर्बिटल होगा वो यहां से आपको इस तरीके से बाहर की ओर आता हुआ नजर आएगा। ये देखिए, ये पांचवा sp3d जो ऑर्बिटल है ये आपको इस तरीके से बाहर आता हुआ नजर आएगा। मैं आपको समझाता हूं कैसा होगा ये। आप ये मान के चलो कि ये 4 sp3d ऑर्बिटल जमीन पर लगे 4 तंबू की तरह है। ऐसे ये 1, ये 2 और 2 इनके पीछे, 3 और 4, और जो ये वाला है ये इनको ऊपर से जोड़ रहा है। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये 1, ये 2, फिर इसके पीछे 3, इसके पीछे 4 और इन चारों के ऊपर एक, इस तरीके से 5। तो ये sp3d 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 के 5 ऑर्बिटल का इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है।
इसको एक काम करते हैं, इसको और बेहतर तरीके से मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको पूरा पूरा विजुअलाइजेशन आ जाए। देखिए यहां पर अपन एक काम करते हैं, इन 5 sp3d को कुछ इस प्रकार तोड़ते हैं कि एक ट्राइंगल बन जाए। तो एक sp3d ये, एक sp3d ये और एक sp3d ये। चलो पहले ये बात समझ में आ गई, ये तीनों एक दूसरे के साथ 120 डिग्री के एंगल पर आ गए। तो ये एक फास्फोरस के इधर एक बॉन्ड बन जाएगा, एक बॉन्ड इधर बन जाएगा, एक बॉन्ड इधर बन जाएगा। इन सारे बॉन्ड्स को हम लोग इस तरीके से जोड़ लेते हैं कि आपको यहां पर ट्राइंगल बनता हुआ नजर आए। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? जरा ध्यान से देखो, क्या ये चीज समझ में आ रही है? तो पहले आपके 3 sp3d ऑर्बिटल इस तरीके से अरेंज हो गए, ये आपके 3 sp3d ऑर्बिटल इस तरीके से अरेंज हो गए। अब बचे हुए 2 sp3d ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे, एक ऊपर जाता हुआ दिखेगा और एक नीचे जाता हुआ दिखेगा। दैट मीन्स एक बॉन्ड यहां दिखेगा और एक बॉन्ड आपको यहां दिखेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आप यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करो, इन लोगों का जो पहले अपन ने ट्राइंगल बनाया था, एक ये, एक ट्राइंगल बनाया था ये, और एक बॉन्ड अपन ने बनाया था ये। इन 3 बॉन्ड्स का बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, 120 डिग्री, सॉरी ये तो 120 डिग्री है ही, 120 डिग्री और 120 डिग्री। ठीक है, इसको 2 मिनट के लिए अपन हटा देते हैं। ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व कर लो। पहले ये पहले आपके पहले के 3 ऑर्बिटल्स हो गए इस तरीके से, जो ब्लैक मार्कर से बनाए थे मैंने। ठीक है, अब यहां पर एक ये वाला जो नया ऑर्बिटल आया, ये कुछ इस प्रकार दिख रहा है और एक ऑर्बिटल आपको कुछ इस प्रकार दिख रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों को? अब अगर आप यहां पर इनका बॉन्ड एंगल देखोगे, इसका बॉन्ड एंगल जब आप इसके साथ देखोगे, यानी जो ऊपर की ओर जा रहा है ये, इसका इसके साथ, तो ये दिखेगा आपको 90 डिग्री। और जब आप इसका इसके साथ देखोगे, ये भी आपको कितना दिखेगा? 90 डिग्री। समझ में आ रही है बात? तो ये जो शेप हुआ, अब आप यहां पर देखिए, इस शेप को अगर आप यहां पर नजर डालोगे तो आपको एक ट्राइंगल नीचे दिख रहा है। और अब देखिए एक पिरामिड आपको इस तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है। देखो दिख रहा है, एक पिरामिड ये बनता हुआ नजर आ रहा है जो ऊपर की ओर जा रहा है। सिमिलरली आपको एक पिरामिड इस बॉन्ड की वजह से, ये वाले बॉन्ड की वजह से, एक पिरामिड आपको नीचे की ओर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, जो ये इस वाले कंपाउंड के साथ बनेगा ये तो आपको यहां पर 2 पिरामिड भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी एक पिरामिड आपको ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है, ये देखो दिख रहा है, और एक पिरामिड आपको ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है। समझ पा रहे हैं बात को? तो यहां पर 2 पिरामिड हो गए, इसीलिए इस तरीके के शेप को बोला जाता है ट्राइगोनल, क्योंकि पहले एक ट्राइंगल बना, इसलिए इसे बोला जाता है ट्राइगोनल। और एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड इसे, इसलिए बोला जाता है बाय पिरामिडल, यानी देयर आर 2 पिरामिड। सो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इसके अंदर 3 बॉन्ड्स का जो ऑन द प्लेन है, 3 बॉन्ड्स जो ऑन द प्लेन है, उनका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री माना जाएगा। और जो बॉन्ड अबव द प्लेन है, जो बॉन्ड्स अबव द प्लेन है, उसका बॉन्ड एंगल लिखा जाएगा 90 डिग्री। क्या बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई दिक्कत? और ये पूरी किसके अकॉर्डिंग है? ये पूरी चीज है अकॉर्डिंग टू VSEPR, क्योंकि VSEPR कहता है व्हेन देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जो ज्योमेट्री होनी चाहिए वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए, और जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो 120 डिग्री या 90 डिग्री होना चाहिए, जो एग्जैक्टली आपको यहां पर दिख रहा है। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, यहां पर एक क्लोरीन आ जाएगा, 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 और यहां पर एक क्लोरीन आ जाएगा। कोई दिक्कत इसके अंदर किसी भी तरीके की? पक्की बात? अच्छा, तो ये बनाया मैंने फॉस्फोरस, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर। ये आपके सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। एक क्लोरीन आया, ये ओवरलैप करा, एक क्लोरीन आया, ये ओवरलैप करा,
एक क्लोरीन आया, ये ओवरलैप करा, एक क्लोरीन आया, ये ओवरलैप करा, और एक क्लोरीन आया, ये ओवरलैप करा। तो ये जो ओवरलैपिंग हुई, इन सब ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा। सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन थे तो इनकी पेयरिंग हो गई। देखो सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे, एक एक क्लोरीन के साथ सबकी पेयरिंग हो गई। लेकिन इस तरीके की पेयरिंग को आप लोग क्या नाम देंगे? हम इस तरीके की पेयरिंग को नाम देंगे sp3d p ओवरलैपिंग, क्योंकि ये जो p ऑर्बिटल है ये क्लोरीन का 3pz ऑर्बिटल है। ये हम ऑलरेडी पहले भी सीख चुके हैं, जब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो उसका 3pz अनपेयर्ड होता है, तो ये वही ऑर्बिटल है। तो इन सब ओवरलैपिंग को sp3dp, sp3dp, sp3dp और sp3dp बोला जाता है। और इस तरीके से आपको एक ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है प्यारे बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर? फटाफट से इसको नोट करेंगे। हो गया, समझ में आ गया अच्छे तरीके से मेरे प्यारे बच्चों को? कोई दिक्कत? अरे तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मुझसे आके मिल। चले आगे बढ़े। तो बहुत इजी था ये sp3d ऑर्बिटल। हमने परसेंटेज कंपोजिशन भी देख लिया, हमने शेप भी देख लिया, हमने स्ट्रक्चर भी बना लिया, ये रेजो अपना हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने बना लिया, हमने बॉन्ड का नाम भी सीख लिया, सारे सिग्मा बॉन्ड है हमने ये भी देख लिया। चलिए इसको रब करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट द लास्ट कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट hybridization that we have to study is called as sp3d2 hybridization। और इसके लिए मैं एग्जांपल लेकर चलूंगा SF6 का, जहां पर मैं यहां पर सल्फर ले लूंगा विद एटॉमिक नंबर 16। और सल्फर के अंदर वैसे जनरल केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा दिखता है क्योंकि ये ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करता है, पर जैसे ही 6 फ्लोरीन इस सल्फर की ओर बढ़ते हैं और बॉन्डिंग करने की कोशिश करते हैं, पहले ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ जाता है और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ जाता है। मतलब यहां पर आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर चले गए। अब क्योंकि यहां पर आपके पास में 6 फ्लोरीन है, आपको 6 फ्लोरीन को रखने के लिए 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने की जरूरत पड़ेगी। और 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने के लिए आप लोगों को 6 एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए, 2s, 2px, 2py, 2pz और 1s। ये सब इनर शेल ऑर्बिटल्स होने की वजह से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बॉन्डिंग में सिर्फ वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करते नजर आएंगे। और इसीलिए यहां पर हमें ये 6 ऑर्बिटल्स को बॉन्डिंग में लेके जाना पड़ेगा। एक हो जाएगा 3dxy और एक हो जाएगा 3d सॉरी yz। क्या बात समझ में आ गई? तो क्योंकि 6 एटॉमिक ऑर्बिटल अंदर जा रहे हैं इसलिए तो इस ऑर्बिटल को भी नाम दे देते हैं sp3d2। ये भी d2 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 और एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। तो ये राजी तोड़ा एटॉमिक ऑर्बिटल को हाइब्रिड करने के बाद 6 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें सबके नाम है sp3d2 sp3d2 लाइकवाइज। अब क्योंकि यहां पर यह हो गया है 6, टोटल ऑर्बिटल्स हो गए हैं 6, तो यहां पर परसेंटेज जो कैरेक्टर है वो कम हो जाएगा। 6 1 जा 6, 4 कैरी, 6 6 जा 36 यानी 16.6%। यहां पर p ऑर्बिटल रहेंगे 3, यहां पर d ऑर्बिटल हो जाएंगे 2, तो ये इसको 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको 50 टाइम्स कैंसिल आउट कर देगा। तो p ऑर्बिटल के कैरेक्टर हो गए 50% और ये इसको 3 टाइम्स कैंसिल आउट कर देगा, तो यहां पर इसके परसेंटेज कैरेक्टर बचेंगे 33.3%। तो इस तरीके से आपके sp3d2 ऑर्बिटल काम करेंगे। एक बात आप और नोटिस करो कि जैसे जैसे p ऑर्बिटल बढ़ रहे हैं, d ऑर्बिटल बढ़ रहे हैं, s ऑर्बिटल का परसेंटेज कंपोजिशन कम होता जा रहा है। इसका परसेंटेज कंपोजिशन नहीं, इसके परसेंटेज कैरेक्टर कम होते जा रहे हैं। मतलब वैसे वैसे जो एटम है उसका न्यूक्लियस अंदर की ओर दबता जा रहा है, उसका न्यूक्लियस अब इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं रहा कि वो अड़ोसी पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन को टाइटली अपनी ओर होल्ड कर ले, क्योंकि s ऑर्बिटल ही वो ऑर्बिटल है जो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब होता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब क्योंकि 6 ऑर्बिटल्स हैं, इन्हें कैसे अरेंज किया जाए? तो देखिए इसे अरेंज करने का तरीका, एक sp2 sp3d2 ऐसा हो जाएगा, एक sp3d2 ऐसा हो जाएगा,
एक sp3d2 ऐसा हो जाएगा, तो एक sp3d2 ऐसा हो जाएगा। तो यानी सल्फर के आसपास आपको 4 बॉन्ड इस तरीके से दिखाई पड़ेंगे और एक sp3d2 ऐसा ऊपर की ओर निकल आएगा और एक sp3d2 नीचे की ओर निकल जाएगा, मतलब एक बॉन्ड यहां और एक बॉन्ड यहां। क्या बात समझ में आ गई? यहां पर एक फ्लोरीन आकर ओवरलैप कर जाएगा, यहां पर एक फ्लोरीन आकर ओवरलैप कर जाएगा, यहां पर एक फ्लोरीन ओवरलैप कर जाएगा, यहां पर फ्लोरीन ओवरलैप कर जाएगा, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। अब यहां पर जो ओवरलैपिंग हुई, इस तरीके की ओवरलैपिंग को क्या बोलेंगे? क्योंकि ये sp3d2 है और ये p ऑर्बिटल है फ्लोरीन का, तो इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा sp3d2 p ओवरलैपिंग। तो एक फ्लोरीन यहां, फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। अब जब आप यहां पर देखोगे तो पहले आपको यहां पर एक स्क्वायर दिखता हुआ नजर आएगा और एक बॉन्ड ऐसा बनेगा और एक बॉन्ड ऐसा बनेगा। एक्चुअली ये स्टार जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है और ये स्ट्रक्चर को एक्चुअली बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो दिस इज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर और यहां पर सभी का बॉन्ड एंगल आप देखो, सभी एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, सभी एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं ऑक्टाहेड्रल के अंदर। तो ये हो गया आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। बहुत इजी है, इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई परेशानी आई थिंक नहीं आनी चाहिए। प्लीज इसको एक बार नोट कर लीजिए। इसको रब करके आपको 2 इंटरेस्टिंग बात मैं और बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मजा आएगा उसको सुनकर, लेकिन वो अभी पढ़ने की नहीं है, वो क्लास 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट प्लीज हैव अ लुक। चले आगे। चलिए, इतना रब करने के बाद आप लोगों ने अभी यह देखा कि sp3d और sp3d2 कैसे बनता है, लेकिन यहां पर आप लोग एक बात और ध्यान रखिएगा, एक dsp3 एंड d2sp3 ऐसे हाइब्रिडाइजेशन भी होते हैं। अब यहां पर आप बोलोगे सर इसमें फर्क क्या है? पहले डी आपने पीछे लगाया था, अब डी आगे कर दिया, पहले डी पीछे लगाया था, अब डी आगे कर दिया, लेकिन यहां पर फर्क है। यहां पर फर्क यह है कि जो हमने पहले sp3d देखा था और हमने जो पहले sp3d2 देखा था, इसमें ये वाला जो d ऑर्बिटल था ये बिलोंग करता था वैलेंस शेल को, याद करो। यहां पर भी जो d2 था वो बिलोंग करता था वैलेंस शेल को, लेकिन यहां पर जो d ऑर्बिटल्स हैं ये बिलोंग करते हैं पेनल्टीमेट शेल को, मतलब शेल n-1 को। ये कौन से शेल को बिलोंग करते हैं? n-1 शेल को। ये भी कौन से शेल को बिलोंग करेगा? n-1 शेल को। एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। लेट से मेरे पास में निकेल है, ठीक है, 28 होता है इसका एटॉमिक नंबर। इसका जब आप एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 1 2 3 4, या ऐसा लिखना चाहिए 3s2 3p6, फिर यहां पर आ जाएगा 4s2, तो यहां पर मुझे 4s बनाना पड़ेगा। दिस इज 4s2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहां पर इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये ऐसा कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, दैट इज 3D। समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों को बात? कोई दिक्कत? अब ये कुछ ऐसा नजर आना चाहिए, 4s ये दो और इसका 4p पूरी तरीके से क्या होता है प्यारे बच्चों? खाली होता है। नाउ इस तरीके के जब आप हायर मेटल्स की तरफ जाते हो तो हायर मेटल्स के अंदर क्या होता है, जैसा आप वहां पर देख रहे हो dsp2 या dsp3, जैसे ये dsp3 की जगह dsp2 होगा, sp3d होगा। तो यहां पर आप देखो कि इन एलिमेंट्स के अंदर 4s के साथ साथ 4p इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पार्टिसिपेट करेगा और जरूरत पड़ेगी तो अंदर के d ऑर्बिटल को इन्वॉल्व कर लेगा। समझ में आ रही? क्योंकि यहां पर आप खुद जानते हो 4s से ज्यादा एनर्जी होती है 3d की
और 3D से ज्यादा एनर्जी होती है 4p की। मतलब ये तीनों एनर्जी रेंज में आसपास हैं, ये तीनों ऑर्बिटल्स एनर्जी के अंदर आसपास है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर वक्त आने पर, यहां पर क्या होगा, यहां पर वक्त आने पर ये 4s, ये 4p और अंदर के 3D बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। बहुतों के मन में आएगा सर ये तो खाली है। तो प्यारे बच्चों, ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये एक स्पेशल बॉन्ड के अंदर देखा जाता है जिसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के लिए हमें कुछ खाली घर भी चाहिए होते हैं, हमें कुछ खाली डब्बे भी चाहिए होते हैं। तो उन खाली डब्बों का इस्तेमाल हम लोग कब देखेंगे, सीनियर क्लासेस में देखेंगे, क्लास 12th में देखेंगे। और अगर आपको सीखना हो तो मैं ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पिछले साल का बना चुका हूं, आप वहां जाके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देख सकते हो, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ आपके सिर्फ नॉलेज के लिए 11th में कोई नहीं पूछेगा, 11th में ये बेसिक करो, केमिकल बॉन्डिंग बेसिक करो। IIT JEE के लिए, नीट के लिए तो हम ऑलरेडी क्लास 12th का भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वहां पर हम इसको सीखेंगे। तो यहां पर सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है कि आपके मन में ये बात ना रहे कि ये जो d ऑर्बिटल होता है ये हमेशा वैलेंस शेल का होता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी पेनल्टीमेट शेल के d ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कब, जब वो कुछ इस तरीके के हो। मतलब 3D कब पार्टिसिपेट करेगा, जब बाकी के जो एटॉमिक ऑर्बिटल हो वो 4s या 4p हो, क्योंकि अफबाउ के हिसाब से, बोर एंड बरी के हिसाब से 4s से ज्यादा एनर्जी 3D और इससे ज्यादा एनर्जी 4p। मतलब ये तीनों एनर्जी रेंज में, अगर ये 10 रुपए है और अगर ये 15 रुपए है तो ये 10 और 15 के बीच का कुछ होगा, तभी इन दोनों के बीच में, तो लगभग तीनों बराबर हो गए। इसलिए ये और ये हाइब्रिडाइजेशन में जा सकते हैं, क्योंकि हमने कहा था हाइब्रिडाइजेशन में वही ऑर्बिटल जाएंगे जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल हो और इन तीनों की एनर्जी एक दूसरे की रेंज में ही आ रही है, तो ये पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो ये कैसे होगा हम सीनियर क्लास में जरूर देखेंगे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि sp3d भी होता है, dsp2 भी होता है, d2sp3 भी होता है। लाइकवाइज ऐसे बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, लेकिन अभी क्लास 11 के लिए आपको sp, sp2, sp3, sp3d और sp3d2 याद रखना है विद देयर एग्जांपल्स, ठीक है। तो गाइज यहां पर अपना हाइब्रिडाइजेशन खत्म होता है। इनफैक्ट यहां पर हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी खत्म होती है। अगली क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नई थ्योरी, फ्रेश थ्योरी, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इतना नोट कर लीजिएगा, ये नोट मत करना, इसकी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ माइंड में रखना है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। नोट करने वाली चीज तो sp3d और sp3d आप कर चुके हो। तो चलो गाइज, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना ग्रेविटी सर्कल को। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।